नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण कहानी को पढ़ने वाले हैं, राही, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कहानी है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आरंभ करते हैं। इसके पहले कुछ सुभद्रा कुमारी चौहान के जन्म के संबंध में जान लेना अनिवार्य है। इनका जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। ठीक, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु, ये हम किस पर बात कर रहे हैं? जन्म पर बात कर रहे हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 फरवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी के जन्म। ठीक, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? नाग पंचमी के दिन हुआ था। ठीक, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। उस दिन था क्या? नाग पंचमी के दिन। और 1904 में इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? निहालपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? निहालपुर, इलाहाबाद। ठीक, इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक, 1913 में जब वो 9 वर्ष की थी तभी उन्होंने अपनी पहली कविता प्रयाग में, तभी उन्होंने कितने वर्ष की थी? वो 9 वर्ष की थी, अभी 9 ही वर्ष की थी। और उस वर्ष क्या था उस समय? 1913 में। ठीक, तभी उन्होंने प्रयाग से निकलने वाली एक पत्रिका थी मर्यादा पत्रिका में उनकी एक पहली कविता प्रकाशित हुई थी। और उस समय वो थी कितनी? 9 वर्ष की थी, 1913 में। ठीक, मर्यादा पत्रिका में उनकी एक कविता प्रकाशित भी हुई थी। और यह कविता उन्होंने किस नाम से किया था? सुभद्रा कुंवरी नाम से यह कविता उनकी छपी थी। ठीक, और सुभद्रा कुमारी चौहान बचपन से ही चंचल थीं और कुशाग्र बुद्धि की भी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, चंचल भी थी और साथ ही कुशाग्र बुद्धि की भी ये धनी थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों ही बचपन की सहेलियां थीं। हम ये सभी को पता होगा कि दोनों ही बचपन की सहेलियां थी, दोनों की पढ़ाई साथ साथ ही हुई थी। ठीक, 9वीं कक्षा के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की पढ़ाई छूट जाती है, या ध्यान रखेंगे कि कितनी कक्षा में? 9वीं कक्षा के बाद। ठीक, शिक्षा समाप्त होने के बाद इनका क्या होता है? 1919 में नवलपुर के सुप्रसिद्ध ठाकुर लक्ष्मण सिंह से उनका विवाह हो जाता है। किससे? लक्ष्मण सिंह से उनका विवाह हो जाता है। ठीक, 1919 में। और सुभद्रा कुमारी चौहान बचपन से ही बहादुर और विद्रोही प्रवृत्ति की रही हैं, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, गृहस्थी और नन्हे नन्हे बच्चों का जीवन संवारते हुए उन्होंने समाज और राजनीति की सेवा भी की है। ठीक है, और 1920-21 के करीब सुभद्रा कुमारी चौहान और लक्ष्मण सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य रह चुके हैं। लक्ष्मण सिंह जो कि उनके पति, कब, और साथ में सुभद्रा कुमारी चौहान 1920 और 21 के करीब अखिल भारतीय कांग्रेस के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक, और 1922 में जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी पहली महिला सत्याग्रही थी जिसमें। ठीक है, बहुत ही एक्टिव किस्म की लेडी रही हैं। ठीक, इसके साथ ही जो कि पहला झंडा सत्याग्रह कब? 1922 में, जिसमें इन्होंने, ये पहला सत्याग्रह था और ये पहली महिला सत्याग्रही भी थी। ठीक, और रोज रोज सभाएं भी किया करती थी। ठीक, ये हुई उनके जन्म के संबंध में कुछ कुछ चीज़ें। आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या स्लाइड में है। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के ही रूप में रहकर किसकी? साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं।
बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका का भाव उन्होंने व्यक्त किया है। बहन, माता और पत्नी कैसे, मैंने बताया, चूँकि उनका विवाह हो चुका था। अपने अपने पति के साथ साथ उन्होंने देश सेवा भी की और झंडा सत्याग्रह में पहली महिला सत्याग्रही भी बनी। मैंने पहले ही हम इस पर बात कर चुके। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। उन क्या कह रही हैं, मुक्तिबोध का ये कथन है। मुक्तिबोध क्या कह रहे हैं कि उनकी शैली में वही अकृत्रिमता, मतलब जिसमें बिल्कुल भी बनावटी पन्ना हो, ठीक, और स्पष्टता है जो उनके जीवन में भी है। उसी प्रकार का उन्होंने जीवन भी जिया है, ठीक। यह सुभद्रा कुमारी चौहान के संबंध में कौन कहता है, तो यह मुक्तिबोध का कथन है। संग्रह पूछा जाता है, सीधे साधे चित्र 1947 में इनकी अंतिम कहानी संग्रह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे साधे चित्र जो कि इनकी अंतिम कहानी संग्रह है। इसमें कितनी कहानियाँ संग्रहित हैं, तो इसमें कुल 12 कहानियाँ संग्रहित हैं। और क्या नाम है उसका, सीधे साधे चित्र, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1947, ठीक। और ये इनकी अंतिम कहानी संग्रह है। इसमें 12 जो कहानियाँ हैं वह कौन कौन सी कहानियाँ हैं, तो रूपा, दुराचारी, कैलाशी नानी, मंगला, ब्याहा, हिंगवाला, कल्याणी और राही, दो साथी, तांगेवाला, प्रोफेसर मित्रा, गुलाब सिंह। अब ये ध्यान रख लेंगे कितने नंबर की कहानी है राही, यह भी ध्यान रख लीजिए 8वें नंबर की कहानी है। और यह कहानी किसमें संकलित है, तो यह कहानी सीधे साधे चित्र में संकलित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। और जो क्या है, सीधे साधे चित्र जो है उनकी अंतिम कहानी संग्रह है, यह भी ध्यान रखेंगे, ठीक, अंतिम कहानी संग्रह। और उसमें 8वें नंबर पर यह कहानी संकलित है, सीधे साधे चित्र में, ठीक। इसके अलावा कुछ अन्य जो उनकी कहानियां हैं वह देख लीजिए। इनकी कुछ अन्य कहानियों में है, पूछा जाता है बिखरे मोती, बहुत बार पूछा गया है। बिखरे मोती किसकी कहानी है, तो बिखरे मोती 1932 में लिखा है, सुभद्रा कुमारी की कहानी है, ठीक। इसके अलावा है उन्मादिनी, उन्मादिनी जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1934, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिखरे मोती 32, उन्मादिनी 34 और सीधे साधे चित्र जो कि 1947 में लिखा हुआ है। ये क्या थी, ये उनकी कहानियाँ हैं, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा उनके कुछ कविता संग्रह भी हैं। कविता किस किस नाम से है, कविता भी पूछा जाता है, इसलिए हम यहीं पे बात भी कर लेते हैं। उनकी कविता है मुकुल नाम से, मुकुल 1930 में प्रकाशित है, ठीक। और इनकी एक और कविता है त्रिधारा जो कि 1930 में प्रकाशित है, ठीक। और इनकी जीवनी किस नाम से है, बहुत बार पूछा गया है इनकी जीवनी है मिला तेज से तेज। और इनकी जीवनी इनकी बेटी सुभद्रा चौहान ने लिखा है, ठीक। इनकी बेटी का नाम सुधा चौहान था, उन्होंने इस कहानी को उनकी इस जीवनी को लिखा है, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेंगे। और उनकी जीवनी का क्या नाम है, मिला तेज से तेज। किसकी जीवनी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुधा चौहान ने इसे लिखा है। अब ये राही का कथासार क्या है, कथासार को संक्षिप्त में हम देख लेते हैं। कथासार, राही की विवशता के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलन की सत्तालोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी यह कहानी है। इसमें एक राही पात्र है जो कि उस पर चोरी का इंजाम है, ठीक। लेकिन पढ़ेंगे जब हम इस कहानी को तो
हम देखेंगे कि वो एक तरह से चोरी करना उसका पेशा नहीं है, किंतु उसने विवशता के कारण चोरी की है। ठीक। और एक पात्र है अनीता, जो कि आंदोलनों में सक्रिय रहती है, किंतु जब वो राही की कहानी सुनती है तो वो उस समय की तत्कालीन जो कांग्रेसी आंदोलन चल रहे थे, आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर फिर वो चिंतन मनन करने लगती है। ठीक। जेल का परिवेश है, राही जो कि सामान चोरी करने के जुल्म में उसे लाया जाता है, और अनीता भी जेल में ही रहती है। आगे हम पढ़ेंगे। मुख्य पात्र कौन कौन है? मुख्य पात्र में देख लीजिए राही। राही कौन है? मंगरोरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है। ध्यान रख लीजिएगा, किस जाति की है? मांगरोरी जाति की है। ठीक। ये जो जाति होती है किसका क्या नाम है? मांगरोरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है। पुलिस वालों द्वारा क्या क्या किया जाता है? उसके पति को मार दिया जाता है। ठीक। चोरी के आरोप में जेल जाती है कौन? राही। अनीता कौन? स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री। अनीता भी जेल में रहती है, और वो उसका क्या अपराध है? वो स्वतंत्रता आंदोलन में उसने सहभागिता की है। ठीक। इसी कारण वो जेल में है। ठीक। इसके अलावा उसे कुछ गौण पात्र भी आते हैं। वो कौन कौन से पात्र हैं? तो पति, राही का पति, जिसे पुलिस वाले मारते मारते मार देते हैं। इतना उसे मारते हैं कि वो अंत में मर जाता है। कौन? पति। किसका पति? राही का पति। ठीक। बच्चा, राही का बेटा, जिसके लिए राही ने अनाज की चोरी की थी। राही जैसे कि हमने पढ़ा जेल में है, तो उसका अपराध क्या है? उसने अनाज की चोरी की है। ठीक। और अनाज की चोरी उसने की किसके लिए है? अपने बच्चे के लिए की है। ठीक। इसमें विशेष देख लीजिए क्या है? संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। ये जब हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि संवाद किया जा रहा है, एक दूसरे से वार्तालाप है। ठीक। और आत्मकथात्मक रूप में यह कहानी लिखी गई है। मांगरोरी जाति की कठिनाइयों का वर्णन है इस कहानी में। ठीक। जो मांगरोरी जाति है एक, उसकी कठिनाई से भरे जीवन का चित्रण यहाँ मिलता है। स्त्री वेदना की झलक भी हमें इस कहानी में देखने को मिल जाएगी। ठीक। इसके अलावा क्या क्या? राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग्य। देखेंगे हम लोग किस प्रकार जो अन्य सत्ता लोलुप व्यक्ति है किस प्रकार सत्ता की भक्ति करते हैं, उस पर व्यंग्य मिलता है हमें इस कहानी में। जब हम कहानी को पढ़ेंगे बारीक तरीके से तब हम देखेंगे। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण किया गया है इसमें। देश में किस प्रकार की दरिद्रता व्याप्त है, रोजगार की क्या क्या, रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है उसका भी चित्रण है। देश में दरिद्रता इसी समझ सकते हैं कि राही ने क्या किया? अनाज की चोरी की है, तो देश में दरिद्रता ही तो व्याप्त है, तभी तो उसको अनाज की चोरी करनी पड़ी है। ठीक। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण भी है, हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। गरीबी की समस्या का चित्रण इसमें देखने को मिलेगा। मानव धर्म की प्रतिष्ठा, हम अंत में देखेंगे कि अनीता क्या क्या कार्य करती है मानव धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। ठीक। राही 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। कितने? 5-6 सेर। ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया है प्रश्न कि राही कितने सेर अनाज की चोरी करती है, तो 5-6 सेर। ठीक। राही को 1 साल की सज़ा मिली है, और यह ध्यान रखेंगे कि राही को कितने साल की सज़ा मिली है? अनाज चोरी करने के जुल्म में 1 साल की सज़ा मिली है। ठीक। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग्य किया गया है। किस पर? कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग्य हमें इस कहानी में मिल जाएगा। ठीक। तो चलते हैं अब मूल कहानी पर। राही सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जो लिखित है। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। नाज मने अनाज। क्या चुराया था? नाज की गठरी चुराई थी।
अनाज की गठरी, कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा कि कितने कितने गठरी अनाज की चोरी की थी, तो 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी की है। किसने? 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी की है राही ने। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और सज़ा कितने दिन की है? साल भर की। सज़ा कितने साल की है? पहले ही बता चुकी हूँ मैं, 1 साल की। ठीक, तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। ये मांगरोरी जाति किस प्रकार की जाति है? मांग कर खाने वाली जाति है, मांगते और खाते हैं। ठीक, वह कहती है कि तुमको चोरी करने की क्या आवश्यकता थी, अगर मजदूरी कर लेती तो तुमको 3-4 आने तो मिल ही जाते। ठीक, तो राही कह रही है कि हमें मजदूरी नहीं मिलती, हमारी जाति मांगरोरी है, हम मांगते खाते हैं, और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरी लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया। ठीक, किस लिए उसने अनाज की चोरी की है? अपने बच्चे के लिए की है। ठीक, भागी रही थी कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया। और ये प्रश्न अब कौन रहा था? ध्यान रख लीजिएगा, ये प्रश्न कर रही थी अनीता। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देते। हम गरीबों की कौन सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, क्या कहा उसने? कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। बच्चे आए थे कचहरी में पर किसी ने नहीं सुना। अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उसका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। माने पुलिस वालों ने उसे मार कर इतना मारा था कि वह अस्पताल में मर गया था। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में ही मरा? वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा, ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दी, वहीं वह मर गया। ठीक, क्या हुआ था उसके पति के साथ? वह कहाँ गया था उसका पति? ताड़ी पीने गया था। एक मादक पदार्थ होता है ताड़ी। ठीक, ताड़ी पीने गया था 2-4 दोस्तों के साथ। उसके पहले एक बार उसका किसी पुलिस वालों के साथ झगड़ा हो चुका था। ठीक, तो उसी का बदला उस पुलिस वाले ने लिया और 109 के तहत उस पर मुकदमा किया, उस पर चालान किया और साल भर की सज़ा दी और वहीं वह मर गया, जेल में ही मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। अनीता भी जेल ही में है, लेकिन तू यह किस जुल्म में है? क्या करके आई थी? सत्याग्रह में इसने भाग लिया था, इसी कारण यह जेल में आई थी। ठीक, पहले उसे B क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास दिलवाया। पहले उसे B क्लास दिया गया था। क्लास माने जेल में भी भिन्न भिन्न क्लास बने होते हैं। ठीक, कि जो उच्च वर्ग के लोग जाते हैं जेल में, तो वह ऐसा नहीं है कि बाकी जो कैदियों के साथ रहते हैं, ठीक, उनको एक क्लास में रखा जाता है। तो अनीता को भी पहले B क्लास में रखा गया था
किंतु उनके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके किस में डलवा दिया उसको, ए क्लास में। ठीक। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इस निरीह बच्चों के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। ध्यान रख लेंगे, कम से कम हम सबको खाने पीने का समान अधिकार है ही। कहाँ से उद्धृत है? तो यह राही कहानी से उद्धृत है। ठीक। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग को बहुत आराम में रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए भी चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकीलों के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भर दी जाती हैं। अनीता का ये सोच रही है, विचार कर रही है। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग हैं जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक। दूसरी ओर यह कैदी हैं जो जेल में आकर सचमुच जेल जीवन का कष्ट उठाते हैं। ठीक है। इन लोगों को जेल में रहना आसान नहीं होता है, बहुत से कार्य करने पड़ते हैं इनको। ठीक। तो वहीं दूसरी ओर हम लोग हैं, हम लोग जैसे उच्च वर्ग के लोग जिनका ऊंचे ऊंचे तक पहुंच होती है, वो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। ठीक। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है और फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर AB क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है। ठीक। यह हमने गोदान पढ़ने के दौरान भी देखा था कि सत्याग्रह में राय साहब बहुत बार जेल जा चुके हैं, मालती भी एक बार जेल जा चुकी है, और ये बातें सब लोग क्या करते हैं, बहुत अभिमान से बोलते हैं। ठीक। कि ये हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्त और त्याग से दूसरे से ऊपर उठ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम जितनी बार जेल जाते हैं उतना ही हम देशभक्ति इससे हमारी प्रमाणित होती है, उतना ही हमारा त्याग प्रमाणित होता है दूसरों की अपेक्षा। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते हैं हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। और जेल से छूटकर हम क्या हो जाते हैं, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर, और जाने क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए। ये आज भी देखते होंगे। ठीक। हमारे यहाँ आयाराम गयाराम का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक। जिन्होंने एक दिन में 3 से 4 बार पार्टी को बदला था, है ना, वही कह रही हैं कि जो पहले कांग्रेस का मजाक उड़ाया करते थे, वह क्या अब कांग्रेस के भक्त बन गए हैं। पहले खद्दर नहीं पहनते थे, किंतु अब खद्दर पहनने लगे हैं। यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लग गए हैं, क्योंकि उनको पता है जेल से छूट के जाएंगे तो उनको कोई ना कोई संस्था में उनकी मेंबरशिप उनका इंतज़ार कर रही है। ठीक। इसलिए बार बार वो जेल आते हैं और बहुत गर्व से कहते हैं कि ये हमारी चौथी जेल यात्रा, ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है। ठीक। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? यही अनीता प्रश्न उठा रही है कि वास्तव में ये देशभक्ति है या सत्ता भक्ति है। ठीक। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ कि उसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी।
उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे क्या लग रहा था कि यह सच्ची देशभक्ति नहीं है बल्कि क्या है, मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता का आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। अनीता की अंतरात्मा, उसकी आत्मा क्या बोल उठी? अनीता की आत्मा बोल उठी कि वास्तविक देशभक्ति क्या है? वास्तविक देशभक्ति ये जो गरीब हैं उनके कष्ट निवारण में ही वास्तविक देशभक्ति है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता के संतान हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमें देश की कुछ सेवा की। वह कह रही है कि अगर हम इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाइयों की यदि कुछ हम सेवा कर सकते हैं तो वास्तव में वही देशभक्ति है। ठीक, तो सचमुच हमने अगर उसकी हम सेवा कर लिए उन लोगों की, तो सचमुच हमने कोई देशभक्ति का कार्य किया है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। ये ध्यान रखेंगे कि राही कहानी के अनुसार हमारा वास्तविक देश कहाँ है? देहातों में। ठीक, ध्यान रख लेंगे। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। अब ये ध्यान रखेंगे कि जो राही जिस जाति से थी वो मांगरेरी है। ठीक, उनका यही कार्य होता है कि या तो मांग कर खाएंगे, अगर मांग के कुछ नहीं मिला है तो वो चोरी करके खाएंगे। ठीक, तो वही अनीता कह रही है कि इन लोगों पर इतनी अज्ञानता, इतनी अशिक्षा का पर्दा पड़ा हुआ है कि जन्म लेते ही, होश संभालते ही, जैसे अभी वो होश संभाल रही है, अभी मतलब मैच्योरिटी के एज में आ रही है, तो माता पुत्री को और सास बहू को क्या चीज़ की शिक्षा देने लग जाती है? चोरी की। और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका कार्य है। किस जाति के बारे में बात हो रही है? मांगरेरी जाति के बारे में। ठीक, और उनका यह विश्वास हो गया है कि चोरी करके और भीख मांग के खाना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अज्ञानता है। ठीक, अशिक्षा व्याप्त है, वो इससे इन सब चोरी और भीख मांगने से वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। आज यहाँ डेरा डाल के रहें तो कल दूसरी जगह चोरी की। और यह जो जाति होती है एक स्थान पर रहती भी नहीं है। ठीक, भिन्न भिन्न स्थान ये लोग बदलते रहते हैं। बचे तो बचे, नहीं तो फिर 1-2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार के मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुँच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने में खोया हुआ पाता है। किसको? कुछ ही लोग जो होते हैं वही अन्य लोगों के बारे में सोचते हैं, नहीं तो बाकी सब पूरा संसार, जो पूरा जन समुदाय है, क्या है? अपने में ही खोया हुआ है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा धर्म है? पतित मानव को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है। वह क्या कह रही है कि आजकल लोग अपने में ही खोए हैं। ठीक,
इन लोगों को जो इस प्रकार की मानसिकता के हैं उनको जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महान पुण्य हो सकता है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। क्या कह रही है कि जिस प्रकार की राही जैसी आत्माओं को का कल्याण ही क्या होना चाहिए, जीवन का साध्य होना चाहिए। ठीक। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। अनीता सो जाती है। ठीक। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव पहुंच गई है। कौन? अनीता। और ये ध्यान रखेंगे कि वो सपना देख रही है। ठीक। वहाँ उसने एक छोटा सा आश्रम खोला है। किसने? अनीता ने। वो सपना देख रही है, लेकिन उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं। उस आश्रम में क्या होता है, अब छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और स्त्रियां क्या कर रही हैं, सूत काट रही हैं। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। ठीक। सभी अपने अपने कार्य में लगे हैं। मर्द क्या कर रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, रुई धुन रहे हैं, स्त्रियां सूत काट रही हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। जो चोरी करते थे, भीख मांगते थे, वो कैसे हो गए हैं, अब आदर्श हो गए हैं, अर्थात उन्होंने ये सभी कार्यों को छोड़ दिया है। रहने के लिए उन्हें छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। और राही के जो बच्चे हैं वह बच्चे किसके पास है? अनीता के पास है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुली। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। जब वो जगती हैं तो जेलर आके क्या कहती हैं कि आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त के छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने का मधुर कल्पना लेकर घर चली जाती है। ठीक। कि वह यह सब कार्य करेगी। और यहीं आकर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइए और अपने मित्रों के साथ ये लिंक शेयर कीजिए। आप ही लोगों के लिए भी ये वीडियो बनाया जाता है और बहुत मेहनत से बनाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।